एमएलसी शरवण साहब, हमारे मुजीब भाई साहब जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, हमारे सोहेल भाई साहब सीनियर लीडर, हमारे बदर भाई साहब, और ख़ास से हमारे माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन आबिद रसूल खान साहब, अरशद भाई साहब जो माइनॉरिटी मेंबर रहे हैं, आज़म अली साहब सीनियर लीडर, हमारे मोहित खान साहब वो भी बहुत सीनियर लीडर है, और तमाम मीडिया के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम मेरे भाइयों, ये कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार पर जो आई है ना, खाली झूठे वायदे कर कर इक़्तिदार पर आई और हर तरीके से तेलंगाना आवाम के साथ धोखा किए, और उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के साथ, माइनॉरिटीज़ का जो डिक्लेरेशन है ना, वो इतना वायदे किए गए हैं कि कोई भी इसमें अमल नहीं किया गया। बजट हो, सप्लान हो, इमाम मौज़न के लिए कोई, मैं समझता हूँ ऐसा डिपार्टमेंट नहीं रहा, ऐसे लोग नहीं रहे जिसके साथ झूठे वायदे नहीं किए गए। और इन लोगों के साथ तो वायदे किए गए मजहबी रहनुमाओं के साथ। इमाम मौज़ून हजरात को कांग्रेस यहाँ पर 48 साल हुकूमत कर चुकी है, अभी ये 2 साल मिलाकर 50 साल हो चुके हैं, कभी भी मुसलमानों के तरक्की के बारे में नहीं सोचा। इमाम और मौज़ून हजरात के साथ भी KCR साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 5,000 रुपये हदिया दिया, हर मस्जिद के लिए इमाम साहब को 5,000, मौज़ून साहब को 5,000। कांग्रेस आकर क्या बोली, हम 10,000 देंगे, एक पैसा भी नहीं दिया गया, और वो 5,000 भी पेंडिंग है बहुत से। उसी तरह बजट में कहा गया, वायदा किया गया, पास किया गया, मगर बजट में KCR साहब के पीरियड में जो खर्चा हुआ करता था उससे भी 50% खर्चा किया गया। खाली झूठे वायदे कर कर, झूठे तसल्ली देकर मुसलमानों को गुमराह किया गया, और तेलंगाना की आवाम को भी गुमराह किया गया। मुसलमानों को ऐसे ऐसे सब्ज़बाग दिखाए गए, और मैं समझता हूँ रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि मोदी साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। माइनॉरिटी को आज तक 2 साल के करीब हो चुके हैं, एक भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नहीं दी गई, और हर शोबे हयात में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया। मैं एक बात मीडिया के ज़रिए मुस्लिम भाइयों को बताना चाहता हूँ, तेलंगाना के आवाम को बताना चाहता हूँ, 1948 से 2014 तक आप तारीख उठाकर देख लीजिए, फिसादात होते रहे हिंदू मुस्लिम, मगर KCR साहब 2014 में जब पावर में आए, मुकम्मल तरीके से कोई रोकने वाले लीडर है वो KCR साहब है तेलंगाना में फिसादात को। 2014 से 2023 तक एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ, अमन से, भाईचारगी से, प्यार और मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब किसी स्टेट में है वो तेलंगाना स्टेट में थी। मगर जैसा कांग्रेस पावर में आई, कई जगह फिसादात हुए, जैनूर के अंदर काफ़ी मुसलमानों के दुकानों को जला गया, जबकि गौड़ तबका और मुसलमान तबका हमेशा, गौड़ तबका प्यार और मोहब्बत से रहते थे, मगर लोग आकर उसमें नष्ट किया गया प्यार और मोहब्बत को, और हवा देकर दंगे फिसाद करा गए। और ख़ास तौर से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक दौरा भी नहीं किए, रेवंत रेड्डी साहब। और हम ये बात बताना चाहते हैं, हमारे बहुत से लीडर्स कोड़ंगल जाकर आए। अरे चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह हो सकता बताइए। कोड़ंगल के अंदर दरगाह के एक छिल्ले को डैमेज किया गया, जो रेवंत रेड्डी साहब खुद उस दरगाह के छिल्ले को जानते हैं। उसी तरह ग्रेव यार्ड्स, 2 ग्रेव यार्ड्स को निस्तो नाबूद किया गया। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये मुसलमानों के साथ आपका इंतकामी जज्बा है? आप कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं और देख रहे हैं यूपी की तरह यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब ना कोड़ंगल गए हैं भाई, ना उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसीलिए रेवंत रेड्डी साहब से और ख़ासतौर से DGP साहब एक सेकुलर होते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि लैंड ऑर्डर तेलंगाना का सबसे अहम है, और ख़ास तौर से हर कौम के लोगों को अमन से रहने के लिए ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उसकी अमलावरी किया जाए। मगर कोड़ंगल के अंदर जो वाक़या हुआ है, अभी तक हमारा कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पर नहीं गए। और एक बात बताना चाहता हूँ, वायदे तो बहुत किए गए, मगर नुकसान पहुँचाने के लिए कोई कसर बाकी रखने वाले नहीं हैं चीफ मिनिस्टर साहब। अब वक्फ बोर्ड के अंदर जो हमारा बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, जो एंटी वक्फ बोर्ड बिल था, उसे कानून बनाया गया। कानून के अंदर ख़ास तौर से हमारे CM साहब के इंस्ट्रक्शन पर हमारे जो MLC पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने ख़ास तौर से सुरेश रेड्डी साहब ने
डटकर पार्लियामेंट में जवाब दिया, ये मुसलमानों पे जुल्म है, ये मुसलमानों की जायदाद उनके बाप दादा उनके बुजुर्गों ने छोड़ा है, उन मंशा वक्फ के तहत छोड़ा है ताकि मंशे के तहत उन लोगों की तरक्की पर काम आए। मगर ये भी वो मोदी साहब कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमान तरक्की करें, मुसलमान तालीम हासिल करें, मुसलमान अच्छी ज़िंदगी गुजारे। उन्होंने कानून बनाते हुए ख़ासतौर से वक्फ बोर्ड में तरमीम किया गया और किसी स्टेट में उस पर अमलावरी नहीं की। मगर हमारे रेवंत रेड्डी साहब को राहुल गांधी की खबर नहीं है, उनको अगर ज़्यादा फिक्र है तो मोदी साहब की ज़्यादा फिक्र है। मोदी साहब ने कानून बनाया और सबसे पहले रेवंत रेड्डी साहब ने यहाँ पर इस तेलंगाना के अंदर ख़ासतौर से वक्फ में जब तक का फैसला नहीं होगा, जब तक कोई वक्फ बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी, जबकि वक्फ बोर्ड के ज़रिए वो जायदादों को जो लोग काबिज करवाना चाहते हैं उसे रोकने लिए काम करने के लिए वक्फ बोर्ड का सीईओ का होना बेहद ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड को अमली तरीके से काम करना चाहिए। हमारे मेंबर्स परेशान हैं। वक्फ बोर्ड के तहत मस्जिदों के जो इंतजाम होते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी की जो हिफाजत की जाती है, वक्फ बोर्ड की कानून जब तक पास नहीं होगा या वहाँ से जो आर्डर्स नहीं आएंगे, जब तक वक्फ बोर्ड की मीटिंग को भी कैंसिल करने वाले लीडर है वो रेवंत रेड्डी साहब है और बासाब्ता आर्डर्स निकाले। इसलिए हमारा हुकूमत से डिमांड है वक्फ बोर्ड में इमीडिएट सीईओ होना चाहिए, अच्छे से अच्छा सीईओ होना चाहिए ताकि वक्फ के कानून को जान सके, वक्फ बोर्ड की हिफाजत कर सके। और ये कांग्रेस हुकूमत हमेशा से कभी भी 48 साल में कोई नहीं की जो केसीआर साहब ने अपने 2 साल के अंदर रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए, क्योंकि तालीम बहुत अहम चीज़ है। तालीम देने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब पहले वजीर तालीम थे। उन्होंने अपने पहले खुतबे में कहा था कि मुसलमानों तालीम हासिल करो, अच्छी तरक्की करो, तालीम बहुत ज़रूरी है। मगर कभी भी कांग्रेस अपने 48 साल दौर में मुसलमानों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल नहीं खोले। अगर कोई खोले तो सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले। केसीआर साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले और साथ ही साथ उसे अपग्रेड कर कर इंटरमीडिएट कॉलेज भी बनाए गए। मैं यही कहना चाहता हूँ, मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखिए आप जो इंसान आपको तालीम देता है, तो इंसान आपको अच्छी तरीके से रहने की एक जो आपकी ख्वाहिश होती है उसे पूरा करना चाहने वाला लीडर, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर 1 कोई लीडर है वो केसीआर साहब है, जिन्होंने तेलंगाना भी हासिल किया और तेलंगाना के आवाम को बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम किया। इसलिए कभी भी उनके दौर में इतना भी दंगा फसाद नहीं हुआ, लैंड ऑर्डर नंबर 1 रहा। आज कांग्रेस जो है 2 साल करीब होने को आ रहे हैं, एक मुस्लिम मिनिस्टर को नहीं दिए। जब केसीआर साहब खुद चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने खुद एक मुस्लिम को, मुझे खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अलावा दूसरी मरतबा जब मुंतखब हुए तो होम मिनिस्टर का अहदा दिया गया। ये उनका सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म अगर किसी पार्टी में है तो वो BRS पार्टी में है। आज लोगों को धोखा दिया जा रहा है, लोगों को झूठे वायदे किए जा रहे हैं, हर तरीके से जहाँ तक हो सके धोखा दे रहे हैं कि कब तक चलेगा। और कांग्रेस 1-2 साल नहीं, ये 2 साल मिलाकर 50 साल हमारी स्टेट में हुकूमत की है, कभी भी कोई अच्छे वेलफेयर स्कीम नहीं लाए। आज वो लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले भी पूरा रॉन्ग प्रोपेगेंडा किए जिसकी वजह से वो कामयाब हुए और झूठे वायदे किए जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, खासतौर से हमारे मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखिए आप कांग्रेस के हिकमत अमली देखिए। वो कहते हैं मोदी साहब मेरे बड़े भाई है, डेफिनेट वो प्राइम मिनिस्टर है, यकीनन मानिए आप कोई बात नहीं, पर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों के साथ रिवेंज पॉलिसी इख्तियार करना, ये हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों से हम अपील भी करना चाहते हैं, आने वाले वक्त में आप देखिए BRS पार्टी के कारनामे देखिए। BRS केसीआर साहब ने जिस तरह हमारी स्टेट को अलहदा हासिल करने में जद्दोजहद करते हुए, उन्हीं की वजह से हमारी स्टेट आगे बढ़ी है। लोग जो एक टाइम नहीं खाना खाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, 2 टाइम नहीं खाते तो और परेशान होते हैं, 3 टाइम नहीं खाते तो अपने औलाद के बारे में सोचते हैं, अपने भाइयों के बारे में सोचते हैं, अपने शौहर के बारे में कि इन्हें कुछ भी हो जाएगा। हमारे महान और महात्मा लीडर 11 दिन तक भूख हड़ताल रहकर तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की। जब 11वें दिन 10 दिन में उनकी सेहत बिगड़ चुकी थी, उस वक्त प्रोफेसर जयशंकर साहब, कई हमारे पार्टी के सीनियर लीडर थे, उनसे रिक्वेस्ट किए साहब भरत तोड़ दीजिए, मगर हमारे महान और महात्मा लीडर ने कहा मेरी भरत जब तोड़ूंगा जब तेलंगाना का ऐलान होगा, मैं मर जाऊंगा मगर तेलंगाना लेकर आऊँगा। उसी वक्त चिदम्बरम साहब ने जो उन्होंने वहाँ से ऐलान किया दिल्ली से,
तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट। इतने महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है, उन पे बिला वजह तनकीद करना ये रेवंत रेड्डी साहब का एक अपना शोभा बना लिए। वो हमेशा हर मीटिंग में, चाहे वो गवर्नमेंट फंक्शन हो चाहे वो प्राइवेट फंक्शन हो, हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं, आपने जो वायदे किए हैं, जो गारंटी दिए हैं, जो आप 420, 450, 500 के करीब प्रॉमिसेस किए, पहले उसे आप इम्प्लीमेंट कीजिए। आप उस पर अमलवारी कीजिए। खाली जबान दराजी करने से, जबान से कुछ बोलने से कुछ नहीं होता। आवाम देख रही है। आज अगर आवाम का सर्वे किया जाए तो 98% लोग कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं। कांग्रेस का हाल बिल्कुल दिन ब दिन पतला होता जा रहा है, मगर रेवंत रेड्डी साहब बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी ज़बान पर काबू रखिए, आप हुकूमत चलाइए। आप जो प्रॉमिसेस किए हैं, जो वायदे किए हैं, जो डिक्लेरेशन दिए हैं, उस पर अमलावरी कीजिए, ना कि खाली गैर ज़रूरी की बातें करते हुए लोगों को वक्त ज़ायद मत कीजिए और लोगों को डाइवर्ट मत कीजिए। उन्होंने हमेशा अपने वायदों में कोई वादा पूरा नहीं किया, बल्कि आवाम को बहकाने के लिए तरह तरीके के नए बात कहते हैं और वहाँ लोगों को जज्बाती बात कहते हैं, कभी उनके डेवलपमेंट की बात नहीं करते। इसलिए मीडिया के ज़रिए मैं तमाम भाइयों से, हमारे तेलंगाना के चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी भाई अच्छी तरह जानते हैं केसीआर साहब इंडिया में नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए तेलंगाना को उन्होंने जो जद्दोजहद की है, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आज हम नहीं कह रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि केसीआर साहब का दौर एक सुनहरी दौर रहा है। हमारे पास पहले पानी नहीं था, पीने का पानी नहीं था, फ्लोरेसेस वाटर थे, नलगुंडा हो महबूब नगर में हो। उसी तरह पावर नहीं था, इंडस्ट्रीज हॉलीडेज देते 3 दिन जुम्मा हफ्ता इतवार, मगर आज पावर में हम सरप्लस बनाकर कांग्रेस को तोहफे में दिए। पीने का पानी घर घर तक पहुंचाकर हमारे सीएम साहब ने एक तोहफे में दिया है तेलंगाना आवाम को। वो आज कांग्रेस से फ़ायदा उठा रही है और जो वायदे किए कांग्रेस हर कम्युनिटी के लिए वायदे किए, खाली माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं, हर एक को वायदा किया गया, हर एक के साथ धोखा कर रहे हैं। कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं, बल्कि खाली क्रिटिसाइज करना सीख चुके हैं, क्योंकि आवाम का माइंड को डाइवर्ट करते हैं। अब आवाम को टाइम आ रहा है, आने वाला टाइम इलेक्शन का है, आवाम इसका बदला ले सकती है। आवाम बता सकती है कि आपने जो वायदे किए उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि आपने जो वायदे किए उसे मुकम्मल कीजिए और ख़ास तौर से गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग दीजिए। और आप चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि फ़ौरन आप आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जाइए, कोडंगल जाइए, जाकर वहाँ पर दौरा कीजिए, वहाँ के लोगों को तयख़ुन दीजिए, हालात जो बिगड़े उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। यही हमारी अपील है। जय तेलंगाना, जय हिंद। थैंक यू। अभी हमारे बीच में मौजूद आबिद रसूल खान साहब भी उनकी बयान देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जनाब महमूद अली साहब, मैं समझता हूँ कि हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको हमारा स्टैंड बताए हैं और बीआरएस के अचीवमेंट भी बताए हैं और कांग्रेस के जो कमियां हैं वो बताए हैं। मैं सिर्फ 2 बात बोलूँगा। एक तो जो है, आज हम तेलंगाना में बुलडोज़र राज जिस तरीके से यूपी में है, वो बुलडोज़र राज यहाँ पे देख रहे हैं। कोडंगल में रात बुलडोज़र लगा के वक्फ के जायदादों को जो तोड़ दिया गया और जो वहाँ पे दरगाह को और छिल्लों को तोड़ दिया गया, इसका पीआरएस पार्टी बहुत सख्त अल्फाज में कंडम करती है और चीफ मिनिस्टर साहब से डिमांड करती है कि एफआईआर रजिस्टर करके जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको अरेस्ट करें इमीडिएटली, और रात जो करे हैं उनको आप सामने लाए पब्लिक के, और इसका एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें कि कौन ज़िम्मेदार था और उनके ऊपर क्या आप एक्शन लिए हैं। उसी तरीके से महमूद अली साहब बताए हैं कि जैसा टिम्रिस में जो काम हुआ है, 200 से बढ़ के जो स्कूल कायम किए गए हैं, 1 लाख से बढ़ के तलबा वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 6 महीने में सरूनगर में एक बच्चे की मौत हुई है, स्टूडेंट की, जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारी पार्टी के लीडर जाकर कल मिले हैं टिम्रिस से और उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया। उसी तरीके से नारायण खेड़ में एक बच्ची स्कूल में डिलीवरी दी गई बच्चों की, आज तक उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। स्टूडेंट एक बच्चा पैदा की है स्कूल के अंदर, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। और एक जगह पे एक बच्चा फर्स्ट फ्लोर से गिर के मर गया, वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जो स्कूल्स कायम किए गए हैं, आज कांग्रेस तो स्कूल्स को बर्बाद कर रही है। वहाँ के बच्चे आज स्कूल छोड़कर चले आ रहे हैं और माइनॉरिटी बच्चों से बढ़ के नॉन माइनॉरिटी बच्चे आज स्कूलों में आ गए, और टीचर्स का भी वही हाल है। तो इस पर भी हम रेवंत रेड्डी साहब से डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको सही करिए
और इमीडिएटली इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। और एक अहम चीज़ ये है, आज वक्फ बोर्ड बगैर सीईओ के काम कर रहा है। जो सीईओ थे उनको एक साजिश के तौर पे ट्रांसफ़र किया गया, अच्छा काम कर रहे थे, और बगैर सीईओ के आज वहाँ पे काम हो रहा है। तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। तनख्वाहें देने एक ऐसे ऑफिसर को आप पावर्स दिए हैं जो ऑफिसर इवन असिस्टेंट सेक्रेटरी के लेवल का नहीं है, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का होना चाहिए। तो इस तरीके से पैसों का, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि खम्मम में एक वक्त के 150 एकड़ ज़मीन के ऊपर एनओसी दिया गया इलीगली, उसका एफआईआर रैबिट्स पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है। उसमें कांग्रेस का एक मिनिस्टर इन्वॉल्व है और ये अभी तक बात दबाई गई है। हम डिमांड कर रहे हैं कि 150 एकड़ ज़मीन वापस वक्फ को वापस की जाए। और आने वाले दिनों में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी जहाँ पे भी लोग मुसलमान हैं उनके साथ ये बुलडोज़र राज से हाइड्रा में ले लीजिए, मूसा नदी के बैंक्स पे ले लीजिए जहाँ पे मुसलमान हैं। महमूद अली साहब खुद वहाँ रहते हैं, महमूद भाई को मालूम है कि किस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चला के आप नुकसान कर रहे हैं। तो मैं एक डिमांड कर रहा हूँ कि ये बुलडोज़र राज तेलंगाना में ख़त्म होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर लॉ के तहत आप जो एक्वायर करना है, नोटिस दे के एक्वायर करना और नोटिस दे के काम करना, ये इलीगल काम बंद करना, और ये हमारी पार्टी का डिमांड है। और अगर नहीं करेंगे तो हम उसके अगेंस्ट एहतजाज करेंगे, कोर्ट को जाएंगे और उसको रुकाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अंदरिकी धन्यवादम, बहुत बहुत शुक्रिया। धोखे का दूसरा नाम हो गया कांग्रेस का हुकूमत और रेवंत रेड्डी साहब। आप सबको यह जानकारी है 2023 इलेक्शंस में जो 1-1.5% से जो कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत बनाया, उसका वजह यह था कि तेलंगाना में जितने भी मेजॉरिटी, पूरे नहीं तो मेजॉरिटी, आम जनता के साथ मुसलमान भी उनकी जो झूठी बयान को भरोसा करते हुए जो ऐसे उन लोग रेवंत रेड्डी साहब को और कांग्रेस पार्टी को गद्दे सौंप दिए थे। इलेक्शन के दौरान इतनी बड़ी बड़ी बात करते हुए जो ऐसे उन लोग माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोल के लोगों को गुमराह करने के लिए, हमारी वोट हड़पने के लिए जो ऐसे उन लोग ऐसी एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को लागू करने की वादा किए थे। हालांकि अभी 24 महीने करीब हो रहा है हुकूमत में आके, क्या हुआ? हमारी वोट से गद्दे पर बैठ के गद्दारीपन जो कर रहे वो रेवंत रेड्डी साहब का हुकूमत और कांग्रेस का हुकूमत है। ये सिर्फ हम बीआरएस के हैं, पूरे बीआरएस के वरिष्ठ नेता लोग यहां पर बैठे हैं, इसलिए ये बात नहीं बोल रहे। आज हर गांव में, हर गली में अगर किसी मुसलमान, हिंदू भी हो, आज पूरे माइनॉरिटी के नेता लोग बैठे हैं खास तौर से, और कोडंगल का मुद्दा, इसी वजह से ये मुद्दे को जरा ज्यादा गौर करने की कोशिश कर रहे। हर मुसलमान तेलंगाना में एक धोखा महसूस कर रहा है। हमको धोखा किया गया है, हमको गुमराह किया गया है, ऐसी एक महसूस कर रहे हैं आज मुसलमान के भाई लोग। उनका जितने भी 420 वायदे किए हैं, वो वायदा का फल भी मुसलमान को मिलता था, वो तो नहीं मिला है। मगर खास तौर से 10 साल के हुकूमत में केसीआर साहब ने जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए उन्होंने जो कोशिश किया था, वो गंगा जमुना तहजीब को तोड़ फोड़ कर रहे हैं आज रेवंत रेड्डी साहब के हुकूमत और कांग्रेस के हुकूमत। ये सुनने के लिए और भरोसा करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, मगर तेलंगाना के कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। ये नाजायज रिश्ता रख के जो है सो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये इससे साबित होता है पूरे हिंदुस्तान में कौन सा भी राज्य अभी तक जो है सो 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को अमल नहीं किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य अमल नहीं किए हैं, मगर कांग्रेस का नकाब पहनकर बीजेपी का एजेंडा अमल करने वाला रेवंत रेड्डी साहब का हुकूमत
और कांग्रेस का हुकूमत तेलंगाना में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो है सो अमल किए हैं। ये है उनका मेमो। जब एक बार एक मुद्दा, एक एक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसका मतलब है उसका एक लेटर ऑफ दैट एक्ट विल शुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड एंड विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड। मगर ये लोग जो है सो सुप्रीम कोर्ट में केस डाले बोल के, पुराने एक्ट के जरिए भी कोई मीटिंग नहीं लगाना बोल के इन्होंने जिस तरीके से जीवो लाया, इसका मतलब यह है कि उन लोग जो 2025 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसको तेलंगाना में अमल कर रहे हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा को आज तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब अमल कर रहे हैं। मेरे खास मुसलमान भाइयों बहनों बुजुर्गों, ये जो झूठी नकाब कांग्रेस का पहन के जो बीजेपी का एजेंडा जो रेवंत रेड्डी साहब चला रहे उसको समझने की कोशिश करना बोल के मैं सिर झुक के हमारे सबके तरफ से जो है सो आपको पेश कर रहा हूं। मैं एक वीडियो आपको बताना चाहता हूं। मैं मीडिया लोगों को भी खास तौर से गुजारिश करके आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो वीडियो एक बार बताइए। केसीआर साहब के हुक्म के मुताबिक जो है सो राज्यसभा में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इतनी बड़ी तरीके से, पैमानी तरीके से लड़े और खिलाफ किए वो बिल को। एक बार जो है सो वो बिल का खिलाफ किस तरीके से हमारे सुरेश रेड्डी साहब किया, एक बार पूरी आवाम जो है सो समझना चाहिए। एक 2 मिनट वो वीडियो देखिए। मैं बीआरएस पार्टी की तरफ से इस बिल के खिलाफ में ठहरा हूं सर। चेयरमैन साहब, वी हर्ड द ऑनरेबल मिनिस्टर व्हेन ही गेव द जिस्ट ऑफ द बिल, और मुझे जहां तक समझ में आई उनके जिस्ट में, हम समझते हैं कि जितना भी मिनिस्टर साहब ने सभा में बताया, 75% ऑफ द कंटेंट कैन बी डन थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। वी डोंट रियली नीड अ बिल। मिनिस्टर साहब आजकल इतना तकलीफ उठाए कि शायद आप इसमें से आधा तकलीफ आप देश में 4 अलग अलग प्रांतों में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, आप उधर के वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को, उधर के जो स्टेक होल्डर्स है, आप उनको बुला के आप उनसे शायद एक छोटा सा मीटिंग करके बताना चाहिए था कि भाई वक्फ में ये चेंजेस की जरूरत है, आपको कंप्यूटराइजेशन की जरूरत है, या नहीं तो फर्दर रिफॉर्म्स की जरूरत है, आपको कुछ सहायता चाहिए तो हम देने को तैयार है, एक्सपर्टाइज चाहिए, आपको इतने लाखों जमीन है मगर फायदा सिर्फ 100 करोड़ आ रही है, हमारे पास व्यापारी का एक्सपर्टाइज है, हम आपको दिला सकते हैं, तो उससे आपके ऊपर भरोसा आ सकता है सर। तो आपका बिल का कंटेंट ठीक लग रहा है मगर इंटेंट में जो है सो फर्क है। आज लोगों में यही चर्चा हो रही है सर, लाइक आई सेड, पहले से यही हो रहा है कि एक अच्छा फसाड क्रिएट किया गया कि भाई ये प्रोग्रेसिव बिल है, मगर हम समझते हैं कि ये फसाड के पीछे प्रोग्रेसिव नहीं मगर पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। सो दिस इज नॉट व्हाट अ सेक्युलर इंडिया विल लुक एट सर। सर मैं कहना चाहता हूं, एक 20-25 साल पहले कॉम्पोजिट आंध्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जी ने उनके डिपार्टमेंट्स के सर्वे कराए कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट में करप्शन ज्यादा है। तो स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन यह है कि 2 बड़े डिपार्टमेंट्स है, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स में मैक्सिमम करप्शन हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए वहां, समझा गया, और वहां कोई कलेक्टर हेड नहीं करता है, वहां एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, उनसे बड़े अधिकारी रहते हैं सर, उनसे बड़ा ऑफिसर रहता है, कमिश्नर रहता है एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट का, फिर भी वहां पे करप्शन हो रहा है। और करप्शन क्या सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में है? करप्शन तो हर इंस्टीट्यूशन में हो रहा है। मगर आप एक फसाड क्रिएट किए, आहिस्ता आहिस्ता ये बात भी आ रही है कि भाई यूसीसी में क्या हो रहा है। यूसीसी का मतलब ये है कि भाई एक कौम वाले इतने बीवियां रख सकते हैं, इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये सब बोल रहे हैं। तो जब इंक्वायरी किया गया और डिपार्टमेंटली से जब इंफॉर्मेशन आ रहा है तो बोल रहे पीपल आर रिफॉर्मिंग, इवन द माइनॉरिटीज आर रिफॉर्मिंग, वो लोग में भी बदली आ रही है। अब गोवा में हिंदू 2-3 शादी कर सकते हैं अगर मेल बच्चा ना हुआ या नहीं तो बच्चे नहीं हुए, मगर वहां पे इस लॉ का कोई यूज नहीं किया हिंदू, बिकॉज इवन दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। सो वी हैव टू लुक इन दैट डायरेक्शन। और सबसे बड़ी डर की बात यह है सर कि भाई मैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, में जब तेलंगाना का आंदोलन चल रही थी डिप्टी चेयरमैन साहब, उस वक्त भी यही बताया गया कि अगर तेलंगाना बनेगा तो ये जिलों में मुसलमान ज्यादा रहेंगे, ये जिला बनेगा तो हिंदू ज्यादा रहेंगे, तो हिंदू मुस्लिम की राइट्स होने वाली है और यहाँ ट्रैंक्विलिटी पीस नहीं रहता। मगर आप देख चुके हैं कि तेलंगाना के आंदोलन में हिंदू मुसलमान सब केसीआर जी के लीडरशिप में एक साथ रहे, और आज तक 12 साल हुआ है, एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। पीस एंड हार्मनी का एक अच्छा मिसाल है तेलंगाना राष्ट्र, ये बड़ी गर्व से आपके सामने रखना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डर आ रही है चेयरमैन साहब कि आप कहते हैं कि भाई नॉन मुस्लिम कैन नॉट गिव वकफ। अब मैं कहीं दरगाह पे जाते रहता हूं सर, हमारे पास तेलंगाना में कई जगह लोग जाते रहते हैं, और रिकॉर्ड से कि कोई दरगाह में जाए तो उनका संख्या क्या है, तो शायद 45% मुस्लिम जाते हैं और 55% हिंदू जाते हैं। और हिंदू जाके मन्नत मानते हैं कि भाई मेरे को बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे की तालीम अच्छा हो, मेरे बच्चे की शादी हो, अगर शादी हुआ तो मैं ये वकफ को दे दूंगा। अगर आप आज बिल लाए कि भाई नॉन मुस्लिम कैन नॉट गिव दैट, और मैं जन्नत माना कि अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं जमीन देता हूं, तो आप व्हाट आर यू कंपेलिंग मी? You are gradually compelling people for conversion, or you are compelling people not to go to a dargah. So this is not the right thing where we have the objection. हमने हाल में देखा है सर, बड़े बड़े लोग जाते हैं दरगाह में। The other day हम अदानी जी को देखे,
नहीं, वो गए वहां, और जब अदानी जी दरगाह पे जाते हैं तो वहां के लोग उम्मीद करते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है, इनके लीडरशिप में हमको कुछ मदद बनती है, कुछ फायदा होता है, वो फायदे से वो दरगाह का, वहां का मुसलमान कौम का कुछ फायदा होता है, और शायद अदानी जी भी चाहेंगे वो, मगर आपके बिल लाने से आज वो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि भाई डोंट गेट इनटू दीस ड्रैकोनियन बिल्स which will hamper the fairness and the secular fabric of our country, sir. So the other point, of course, अब वकफ बाय यूजर की बात आई कि भाई आप एस्टैब्लिश करो कि ये आपका है नहीं है। अरे भाई 200-300 साल का आप कहां से एस्टैब्लिश करते हैं? एक छोटा मिसाल मैं बताता हूं साहब, ये तो वकफ की बात करें, मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। तेलंगाना में आज भी कई लोग जमीन बेचते खरीदते हैं, कुछ लोग तो जबानी करते हैं, कुछ लोग वो सादा बैनामा बोलते हैं, कागज पे लिख के देते हैं कि भाई जमीन आपका है, वो ले लेते हैं, उनके बच्चों का होता है। कभी ना कभी गवर्नमेंट एक रिफॉर्म्स लाती है हमारे पास, जैसा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, तो बोल दिया भाई कि ये सादा ये कागज को भी हम इज्जत करते हैं, वी विल लीगलाइज इट एंड देन द title is established. So these are the progressive things one needs to look at, sir. So like I said, contents are very good, Minister Saab, मगर शक है आपका इंटेंट पे। तो इसीलिए to create a secular and a better environment, we want you to withdraw the bill, because ये उम्मीद के नाम पे आप बिल ला रहे हैं, मगर मैं समझता हूं very flary, a very good secularism का शायद आप शहीद हो रहा है यहाँ पे। तो इस 4 बातों से I will once again reiterate that we will oppose the bill and we want the government to take back the bill and come back after further consultations. Thank you, sir. ये वीडियो आपको देखने के बाद में ये समझ में आता है कि केसीआर साहब की सोच क्या है, बीआरएस पार्टी की विचार क्या है, और किस तरीके से बीआरएस पार्टी के राज्यसभा में तरफ से बीआरएस पार्टी के तरफ से किस तरीके से राज्यसभा में उसको खिलाफ किया है। करीब 7-8 मिनट का लेक्चर है वो। ये कोई गुमराह वाली बात नहीं है, ये कोई वीडियो मार्फिंग नहीं है, ये साक्षात जो है सो पार्लियामेंट में राज्यसभा में खड़े होते हुए हमारे स्पीकर सुरेश रेड्डी साहब बात करते हुए बोले सो बात है। इससे पहले कोई हमारे भाई बता रहे थे कि कांग्रेस वाला और रेवंत रेड्डी साहब का जो है सो सुबह में सेक्युलरिज्म की बात करो, रात में खंजर लेकर के जो है सो सेक्युलरिज्म को खत्म करो, यही बात हो रही है। एक तरफ बीजेपी ने वक्फ बोर्ड का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का बिल लाते हैं, बीआरएस पार्टी उसका खिलाफ करते हैं, उसको ठुकराते हैं, उसके खिलाफ वोट करते हैं, उसको विड्रॉ करो बोल के बीआरएस पार्टी ने राज्यसभा में पुकारते हुए जो है उसके खिलाफ करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनते हुए, कांग्रेस का हुकूमत तेलंगाना में ये जो मेमो अगर जब लाते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये धोखा नहीं है क्या? ये गुमराह नहीं कर रहे क्या? हमारी वोटों से गद्दे पर बैठ के जो है सो आज मुसलमान के पीठ पे खंजर बोके जैसा, ये जीवो ऐसी जीवो नहीं है, ये मेमो सीधी मुसलमानों के पीठ में कंजर बोके जैसा। सुबह में सेक्युलरिज्म, रात में कंजर, ये तो रात की बात ही नहीं है, सुबह ही बोक रहे ये बिल ला करके गवर्नमेंट की तरफ से। इसके खिलाफ में आज जितने भी कांग्रेस पार्टी में मुसलमान लोग हैं और समाज में जितने भी मुसलमान के नेता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से, कांग्रेस पार्टी लोगों को गल्ला पकड़ के पूछना चाहिए ये जीवो क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जब सब्जुडाइस है, जब ये जीवो कैसा आया है, इसके लिए पूछने की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। इसलिए जो है सो इतने बड़े वरिष्ठ नेता लोग बैठ के जो है सो आज बीआरएस पार्टी की तरफ से पूछ रहे। दूसरी बात है, ये आप सबको भी जानकारी है, केसीआर रेवंत रेड्डी के हुकूमत और कांग्रेस के हुकूमत किस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से उन्होंने आमिर अली को, शब्बीर अली को और अजहरुद्दीन को किस तरीके से हलाल किया, सब लोग देख चुके हैं। हलाल ही है, हलाल किया उन लोगों को। मुसलमान में नेता उभरना ही बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। जो बड़े हुए उन लोगों को जो है सो कॉन्स्पिरेसी के साथ, साजिश के साथ जो है सो लीगल लिटिगेशंस पे ला करके जो है सो उनको खत्म कर दिए। 3 बड़ा नेताओं को खत्म कर दिए। चलो ये तो एमएलए एमएलसी की बात है। नॉमिनेशन पोस्ट में भी कोई मुसलमान को न्याय नहीं मिला। वहां पर पूरे एक ही कम्युनिटी में जो है सो पूरे से पद दिए हैं मुसलमान। जो लोग वोट दे करके गद्दे पे बिठाए उनको जो है सो नॉमिनेटेड पोस्ट में भी नहीं दिए हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात तो मैं बोलना चाहता हूं, कोडंगल का थोड़ा इमेज बताना चाहता हूं। मुसलमान ये न्यूज को बाहर नहीं आने दिया रेवंत रेड्डी साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूं पूरे जितने भी मीडिया के लोग हैं, ये देखिए नीचे का जो है सो आज की हालात, ऊपर का जो है सो कल की हालात जब तोड़फोड़ नहीं हुआ था पहले की। ऊपर चिल्ला
तोड़फोड़ हो गया। नेक्स्ट इनको नहीं रेंडे बैठे नहीं नालगे ढूंढे। चलो ठीक है, अपने भाई लोग स्किप कर दिए। हमारे पूरे नेता लोग वहां पे गए थे, धरना वरना भी किए थे। ये कहीं और नहीं हुआ, ये कहीं तेलंगाना के कोने में नहीं हुआ, ये हुआ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी कोडंगल में हुआ। ये ऐसा वैसा वक्फ बोर्ड का लिस्टेड ग्रेवयार्ड है और लिस्टेड चिल्ला है, उसको जो है सो बगैर नोटिस बगैर इंफॉर्मेशन रातों रातों में उनके ऊपर बुलडोजर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब का बुलडोजर चलता, उसी तरीके से बुलडोजर चला करके जो है सो कब्रिस्तान को खत्म कर दिए हैं, वहां पे शहीद कर दिए, चिल्ला को शहीद कर दिए। पूछने के लिए अपने लोग गए तो उनके ऊपर केस दर्ज करके जो है सो पुलिस की पावर बताते हुए रेवंत रेड्डी साहब हमको धमका रहे। हम ये पूछना चाहते हैं, ये कैसा इंसाफी है, ये कैसा इंसाफी है? एक तरफ आप माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अमल नहीं करते हैं, पूरी तरीके से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, ये पढ़ते तो आंखों में पानी आ रहा है। अबुल कलाम तोहफाई तालीम स्कीम, लाखों रुपया, 1 लाख रुपया पीजी कंप्लीट करे तो 25,000 रुपये, ग्रेजुएशन कंप्लीट करे तो 15,000 रुपये, इंटरमीडिएट कंप्लीट करे तो 10th कंप्लीट करे तो 10 साल, 24 महीने हो गया, एक मुसलमान बच्चे को भी ये नहीं मिला है। शर्म की बात है। आज शर्म, बेशरम लोग जो है सो आज इतनी तरीके से धोखा करने के बावजूद भी सेविंग मशीन्स देते बोल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी जुबली हिल्स में इलेक्शंस है, 1,30,000 वोट है, लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहे हैं, 12% मुसलमान है, उनका वोट को फिर से एक बार हड़पने की कोशिश करने के लिए जो है सो एक तरफ इसको खत्म कर दिया, इसको अमल नहीं किया, एक को जो है सो बीजेपी के एजेंडा अमल कर रहे हैं, मुसलमान के नेता को खत्म कर रहे हैं। बेशरम से जो है सो आज मंत्री लोग, बड़े बड़े नेता लोगों को सामने लगाते हुए जुबली हिल्स में घूम रहे, पूरा तेलंगाना में घूमते हुए मैं सोइंग मिशन देने की वादा कर रहे। फिर ये कौन देना रेवंत रेड्डी साहब? ये कौन देना? ये कौन देना? रेवंत रेड्डी साहब और कांग्रेस के जितने भी पुन्नम प्रभाकर हो, जो भी हो, ये कौन देना? ये भूल जाना क्या मुसलमान? हम भूलते नहीं है, आपको सबक सिखाते हैं। तो ये मुद्दों को सारे मद्देनजर रखते हुए हम केसीआर और केटीआर साहब के आदेश के साथ आने वाले जुम्मे के दिन, दैट मीन्स ऑन फ्राइडे, एक गुजारिश है, सब बीआरएस पार्टी के कैडर, हिंदू हो मुसलमान हो, हम सब गंगा जमुना का तहजीब है और केसीआर के सैनिक है, हम सब मस्जिदों के सामने जाएंगे, जाके जो है सो जिस तरीके से कोडंगल में ग्रेवयार्ड्स को शहादत किए हैं, चिल्ला को शहादत किए हैं, जिस तरीके से उन लोग जो है सो वक्फ का जो एक्ट को अमेंडमेंट को अमल करने की जो कोशिश किए हैं, उसको तो ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कुछ धरना करने वाले बोल के सुनने में आया था, वो पोस्टपोन हुआ करते। चाहे कभी भी करिए आप, बीआरएस पार्टी के तरफ से जो भी लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में लड़ते हैं, उनके साथ बीआरएस पार्टी खड़े हैं और खड़े रहेंगे और ये प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से मदद देंगे। कल भी हम मस्जिदों के सामने एक जो है सो कोडंगल के जो शहादतों के बारे में बात करेंगे और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो इंप्लीमेंट किए उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ में जो केटीआर साहब ने कर्जा कार्ड जो 420 वादा करके जो है सो उन लोगों कांग्रेस वाले हुकूमत में आए हैं, वो कार्ड्स को जो है सो 22 महीने खत्म हो गया, वो ड्यू कार्ड्स बोल के बनाए हैं, वो सब जितने भी मुसल्ली लोग हमारे पास वहां पे नमाज करने आते हैं, उन सब लोगों को जो है सो हाथ को दे करके जो है सो हमारी तरफ से सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, ये गुमराह वाली जो कांग्रेस पार्टी का सियासत है उसको समझने के लिए, उनको थोड़ा एजुकेट करने के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे बोल के ये बीआरएस पार्टी के तरफ से, और हमारे बड़े भाई मोहम्मद अली साहब और आबिद रसूल खान साहब, सोहेल साहब, मुजीब साहब, सब जितने भी बैठे हैं, अरशद साहब, आजम भाई और मुजीब भाई, सब लोग बैठे हैं, हम सब लोग के तरफ से जो है सो पूरे मुसलमान भाई लोगों को, बहनों को, और हमारे लेट आए हैं हमारे नियाजी साहब, फॉर्मर उर्दू अकेडमी के चेयरमैन हैं, थोड़ा लेट आए हैं, हम मुखीत चंदानी है, उन्हें तो बेचारा वहाँ गए थे, कोडंगल में गए थे, उनको पुलिस वाले अरेस्ट करके अंदर डालने की कोशिश किए हैं। तो सबके तरफ से सिर झुक के मुसलमान के आवाम को
थोड़ा सोचने के लिए, समझने के लिए, ये साजिश को थोड़ी अंदरूनी से समझने के लिए कोशिश करो बोल के गुजारिश करते हुए कल जुम्मे के दिन पूरी परसों जुम्मे के दिन जो है सो 3 अक्टूबर के दिन हम सब लोग मस्जिदों के अंदर रह करके ये कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से ये जूटी नकाब पहन करके बीजेपी का एजेंडा को अमल करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जूटी नकाब को फाड़ के रख देंगे। बोला था सर। हाँ सर। अभी हमारे बदरुद्दीन भाई भी है, उनका दिखा नहीं है, भूल गया, उन्हें भी है हमारे साथ। बदरुद्दीन भाई है, थैंक यू। कलीम भाई है हमारे